लॉक क्या है? एक पॉलिटिकल थिंकर है, एक राजनीतिक विचारक है। कहाँ का है? इंग्लैंड का। क्या सोचता है वो ये सोचता है कि जो मनुष्य है वो एक रैशनल प्राणी है, बुद्धिमान है। भाई वो ऐसा सोचता क्यों है? क्योंकि उसने लोग ऐसे देखे। आदमी की सोच कैसे बनती है? आदमी की जो सोच होती है वो उसके वातावरण की होती है, एनवायरमेंट की होती है। जैसा वो देखता है वैसा ही वो सोचता है। लॉक ने क्या सोचा? लॉक ने क्या देखा? लॉक ने देखा कि इंग्लैंड में जो है एक गौरवपूर्ण क्रांति हुई है, एक ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ है और लोगों ने बड़े आराम से जो है बिना किसी खून खराबे के आराम से क्रांति हो गई। क्रांति का क्या मतलब है? क्रांति का मतलब है एक राजा को हटा दिया, बाय बाय तुम चले जाओ यार, और दूसरे राजा को बैठा दिया कि भाई तुम बैठ जाओ, बिना किसी खून खराबे के आराम से। तो लोग बुद्धिमान है, रैशनल है, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने क्या देखा? 1688 में एक गौरवपूर्ण क्रांति देखी, ग्लोरियस रेवोल्यूशन देखा। ग्लोरियस रेवोल्यूशन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे कोई खून खराबा नहीं है। यहाँ पे उनकी जो किताब है जो काफी फेमस है, टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट, शासन पर 2 निबंध, ये किताब उन्होंने लिखी। किताब में क्या बताया? किताब में उन्होंने जो है 2 चीजों को टारगेट किया। कौन सी चीज को टारगेट किया? एक ये टारगेट किया उन्होंने, ये जो फिल्मर है, ये फिल्मर क्या कहता है? ये फिल्मर ये कहता है कि जो राज्य है वो देवी उत्पत्ति के सिद्धांत से राज्य बना है, ये डिवाइन थ्योरी के द्वारा राज्य बना है। राज्य का निर्माण ईश्वर ने किया है, गॉड ने किया है, स्टेट को बनाया है। तो उसने फिल्मर को कंडेम किया और उसने, लॉक ने ये बात लोगों के सामने रखी कि राज्य का जो निर्माण हुआ है, स्टेट का जो फॉर्मेशन हुआ है, ये फॉर्मेशन कैसे हुआ है? ये फॉर्मेशन लोगों ने किया, एक सामाजिक समझौते के द्वारा किया, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा किया। और दूसरा उसने कंडेम एक और व्यक्ति को किया। एक और व्यक्ति उसका टारगेट था। कौन था? हॉब्स। हॉब्स उससे पहले का थिंकर था। हॉब्स की सोच क्या थी? हॉब्स की सोच अलग सोच थी। हॉब्स डरा हुआ था क्योंकि उसने अपने जीवन में खून खराबा देखा था। इसलिए उसने बताया कि लोग डरे हुए हैं, लोग सेल्फिश हैं, नेस्टी, पुअर, ब्रूटिस, क्योंकि उसने शॉर्ट, लोगों का जीवन बहुत शॉर्ट है, छोटा है, लड़ाई झगड़ा करते हैं। क्यों? क्योंकि उसने ऐसा देखा। लॉक ने ऐसा नहीं देखा। लॉक की विचारधारा में हॉब्स की आइडियोलॉजी में बहुत अंतर है। कुछ चीज कॉमन भी है। कॉमन क्या है कि दोनों सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी, सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया। तो जहां तक हम, चूंकि हम लॉक को पढ़ रहे हैं, तो लॉक ने ये बताया कि मनुष्य का जो ह्यूमन नेचर है वो एक रैशनल है, वो एक विवेकशील प्राणी है, आनंदमय जीवन व्यतीत करता है, उसे कोई टेंशन नहीं है, अच्छे तरीके से रह रहा है। ये ह्यूमन नेचर के बारे में बताया। यहाँ राज्य का निर्माण नहीं हुआ है, यह स्टेट फॉर्म नहीं हुआ है। ये प्राकृतिक अवस्था की बात कर रहे हैं, ये स्टेट ऑफ नेचर की बात कर रहे हैं कि प्राकृतिक अवस्था कोई ऐतिहासिक अवस्था नहीं है। हिस्ट्री में आप देखें कि नहीं साहब कब था, ये ऐसा नहीं है। ये थिंकर्स की अपनी कल्पना है। उन्होंने सोचा ऐसा कि जब राज्य नहीं होगा, और वास्तव में कभी तो ऐसा होगा जब राज्य नहीं होगा, जब स्टेट नहीं होगा, तब की स्थिति कैसी थी? म्यूचुअल कॉपरेशन की थी, लोग एक दूसरे को सहयोग करते थे, लोग शांति प्रिय थे, लोग अच्छे से रह रहे थे, और लोगों के पास प्राकृतिक अधिकार थे, नेचुरल राइट्स थे। नेचुरल राइट्स क्या थे? लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी।
जीवन की संपत्ति, स्वतंत्रता का अधिकार उनको था, सब कुछ तो सही से चल रहा था। ह्यूमन नेचर भी अच्छा था, स्टेट ऑफ नेचर में भी लोग अच्छे से रह रहे थे, म्यूचुअल कॉपरेशन से रह रहे थे। व्यक्ति रैशनल था, बुद्धिमान था, कोई किसी के साथ लड़ाई भी नहीं करता था, फाइटिंग नहीं करता था, डरा हुआ नहीं था। फिर आज ऐसी कौन सी बात आ गई कि जिससे लॉक ने कहा कि लॉक के जो लोग हैं, वहां के जो मनुष्य हैं, उन्होंने आपस में समझौता किया, क्योंकि व्यक्ति रेशनल है। व्यक्ति को 3 असुविधाएं हुई, उसको 3 इनकन्वीनियंस हुआ। जो 3 असुविधाएं, 3 समस्याएं थी, वो क्या थी? असुविधाएं ये थी कि प्राकृतिक कानून थे, उस समय नेचुरल लॉज थे, प्राकृतिक कानून, लोगों के पास नेचुरल राइट्स भी थे, प्राकृतिक अधिकार भी थे, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी का। लेकिन समस्या ये आ गई कि लोग जो है, क्योंकि उसका डेफिनेशन करने वाला कोई नहीं था, उन कानूनों की व्याख्या और इंटरप्रिटेशन करने वाला कोई नहीं था कि वो कानून कैसे होंगे। तो चूंकि रैशनल व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है, हर व्यक्ति उसकी व्याख्या अपने अपने तरीके से कर रहा है, हर व्यक्ति उसका इंटरप्रिटेशन अपने तरीके से कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। और जब उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, जब उनके बीच संघर्ष हो जाएगा, तो स्थिति फिर सही नहीं होगी। दूसरी बात है कि जो प्राकृतिक कानून है उसको लागू कौन करेगा, इंप्लीमेंट कौन करेगा, क्योंकि कोई ऐसी संस्था या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन तो था नहीं। तीसरी समस्या क्या आई? तीसरी समस्या ये आई कि यहाँ पे जो कानून है, अगर उनको कोई वायलेट करता है तो उसको पनिशमेंट कौन देगा, दंड कौन देगा? हर व्यक्ति को दंड दे सकता है कि भाई तुमने ये प्राकृतिक अधिकारों का या ये नेचुरल लॉज का आपने फॉलो नहीं किया है, वायलेट किया है, मैं आपको दंड देता हूँ। दंड में क्या होगा, पनिशमेंट में क्या होगा? हर व्यक्ति के सेल्फ इंटरेस्ट जुड़ जाएंगे, हर व्यक्ति अपने तरीके से उसको दंड देगा, पनिशमेंट देगा, एक कॉन्फ्लिक्ट जैसी सिचुएशन आ जाएगी। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है, लेजिस्लेचर नहीं है, एग्जीक्यूटिव नहीं है, जुडिशरी नहीं है। ये 3 जो प्रॉब्लम है, ये जो 3 प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं, इनके कारण लोगों ने राज्य का निर्माण किया, स्टेट बना। और स्टेट में क्या हुआ? एक सामाजिक समझौते का निर्माण हुआ, सामाजिक समझौता हुआ, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। कैसे हुआ? एक समाज बना पहले, मतलब जितने भी लोग थे, हम सब अगर एक राज्य का निर्माण करते हैं तो हम सब क्या करेंगे? एक कागज पे एक समझौता करेंगे, सब लोग मिलेंगे और एक समझौता कर लेंगे, और इसके द्वारा एक सिविल सोसाइटी का निर्माण होगा, एक समाज का निर्माण होगा, एक सोसाइटी बनेगी। तो लॉक का जो पहला समझौता है, जो पहला एग्रीमेंट है, उसके द्वारा एक समाज का निर्माण होगा, एक समाज बन रहा है। उसके बाद समाज के लोगों ने डिसाइड किया कि अब एक राज्य बनाया जाए, एक स्टेट बनाया जाए, और जो राज्य और स्टेट बनाया जाएगा, जो भी राजा बनाया जाएगा, तो हम उसको राजा बना देंगे। लेकिन राजा को ये बताएंगे कि देखिए भाई, हम लोग के पास समस्याएं थी, हमारे पास प्रॉब्लम थी, और प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम आपको राज्य बना रहे हैं, राजा बना रहे हैं। हमारी जो समस्या थी क्या थी? कानूनों की डेफिनेशन करने वाला, कानून बनाने वाला कोई नहीं था, इम्प्लीमेंट करने वाला कोई नहीं था, पनिशमेंट देने वाला कोई नहीं था, हमारे प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करने वाला कोई नहीं था, नेचुरल राइट्स की। तो आपका राज्य का ये काम है। तो राज्य को उन्होंने क्या किया, स्टेट को या किंग को क्या किया, एक कागज पर लिख दिया, कागज पर चीजें लिख दी गई। कागज का मतलब क्या है? समझौते का मतलब क्या है? समझौते का मतलब, कागज का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान। जो संविधान उन्होंने बना लिया, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, उसमें राजा की सारी चीजें लिख दी कि राजा को ये करना है, ये करना है, राज्य को ये करना है, राज्य ये करेगा। तो राज्य
तो हमने सारी शक्तियां दे दी, हमने सारी पावर्स राज्य को दे दी, लेकिन राज्य को हमने प्राकृतिक अधिकार नहीं दिए, अपने नेचुरल राइट्स नहीं दिए। लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी ये हमारे पास है, इनकी रक्षा के लिए हमने राज्य बनाया है। राज्य का काम है कि राज्य इनको जो है सिक्योर करेगा, सुरक्षित करेगा। तो राज्य इनको सिक्योर और सुरक्षित करेगा। तो ऐसी स्थिति में राज्य वही काम करेगा जो हमने राज्य को दिए, स्टेट को दिए। स्टेट अगर उनको नहीं कर पाता है तो हम क्या कर सकते हैं? रिबेल कर सकते हैं, हम विद्रोह कर सकते हैं। विद्रोह करने का मतलब ये नहीं है, विद्रोह करने का मतलब समझिए आप कि हम उस सरकार को हटा देंगे, हम दूसरी सरकार लेके आ जाएंगे, हम नई सरकार लेके आएंगे कि नहीं साहब वो सरकार तो काम कर नहीं पाई, अब आप करेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो राजा है, राज्य है, वो कॉन्स्टिट्यूशन से बंधा हुआ है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, एक लिमिटेड गवर्नमेंट है। हॉब्स जिस तरीके के राजा की बात करते हैं वो एक एब्सोल्यूट किंग है, एक एब्सोल्यूट राजा है, इसके पास सारी शक्तियां हैं, सिर्फ एक शक्ति को छोड़ के। क्या है? सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा का अधिकार। ये तो हॉब्स ने दिया है व्यक्ति को, लेकिन यहां पे लॉक से थोड़ा डिफरेंस है, लॉक से अंतर है। अब यहां राज्य बन गया, राज्य एक लिमिटेड गवर्नमेंट की बात की। और राज्य का काम क्या होगा? राज्य क्या काम करेगा? राज्य जो है आपको मैक्सिमम लिबर्टी देगा, ज्यादा से ज्यादा आपको स्वतंत्रता देगा, राज्य का काम है। राज्य एक मिनिमल स्टेट की तरह काम करेगा। राज्य में एक नेगेटिव लिबर्टी होगी, नकारात्मक स्वतंत्रता होगी। मिनिमल स्टेट पुलिस स्टेट का काम करेगा, लॉ एंड ऑर्डर का काम करेगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम करेगा, कम से कम काम करेगा। लेसेस फेयर की पॉलिसी है, राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ऐसी कंडीशन में लॉक को फादर कहा जाता है लिबरलिज्म का, उदारवाद का। क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वह जो है वो राज्य को कैसे देख रहे हैं? राज्य को एक मीन्स के रूप में देख रहे हैं, एक साधन के रूप में देख रहे हैं, एंड के रूप में नहीं। एंड्स तो व्यक्ति है, व्यक्ति ने अपने लिए बनाया। राज्य वही काम करेगा जो हम उसको हैंड ओवर करेंगे। राज्य अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकता। राज्य की शक्ति लिमिटेड है, राज्य की जो शक्तियां लिमिटेड है। तो कहीं ना कहीं जो है इन्हें फादर ऑफ लिबरलिज्म भी कहा जाता है, क्योंकि इनके पूरे कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं लिबर्टी रिफ्लेक्ट होती है। लॉक एक तरीके से देखा जाए, लॉक का कंट्रीब्यूशन क्या है? इंडिविजुअलिज्म का, व्यक्तिवाद का। लॉक व्यक्तिवादी है, लॉक व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, व्यक्ति के लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी को बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। लॉक का इन्फ्लुएंस अगर आप देखेंगे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर है। लॉक का प्रभाव अमेरिका के संविधान में भी वही बातें की गई। लॉक का इन्फ्लुएंस आप देख सकते हैं, भारत के संविधान में भी लॉक का इन्फ्लुएंस आप देख सकते हैं। आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ की बात की गई, जीवन के स्वतंत्रता की बात की गई। हमें स्वतंत्रता में फ्रीडम मिला है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन से, ये लॉक का इम्पैक्ट। यहां तक हम प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो प्रॉपर्टी को उन्होंने काफी ज्यादा फोकस किया। उनका जो प्राकृतिक अधिकार का जो प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है वो काफी महत्वपूर्ण है। और इस प्रॉपर्टी के राइट्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लीगल राइट, पहले तो फंडामेंटल राइट था लेकिन आज उसको लीगल राइट के रूप में देखा जाता है, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, 44th कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमने इसको एक लीगल राइट के रूप में रिकॉग्नाइज किया, जो कि पहले फंडामेंटल राइट था। आज जो ह्यूमन राइट्स है, मानव अधिकार है, मानव अधिकारों पे भी आप लॉक का इम्पैक्ट देख सकते हैं। तो लॉक क्या है? एक व्यक्तिवादी है। लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों की जो सिद्धांत दिए, जिसमें उसने राइट टू प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा महत्व दिया, राइट टू प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा उसने महत्व दिया। लॉक को ये आरोप लगाए जाते हैं, एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि लॉक जो है वो कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म का सपोर्टर था, पूंजीवाद का सपोर्टर था। क्योंकि लॉक ने कहा कि जो संपत्ति बनाई जाती है, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाई जाती है, क्योंकि इस धरती पे
इस पृथ्वी पर जो कुछ भी चीज़ें हैं वो सामूहिक है, कलेक्टिव है, सबका अधिकार है। लेकिन कोई भी संपत्ति, कोई भी प्रॉपर्टी प्राइवेट कैसे बनती है? कोई भी व्यक्ति जब श्रम करता है, जब लेबर करता है, तो लेबर के साथ जो चीज़ जो है वो कह सकते हैं उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी बन जाती है। मान लिया आप कहीं जंगल में जा रहे हैं और आपने एक जगह को साफ किया और चारों तरफ बाउंड्री खींच दी और बोला कि ये मेरी है। निश्चित रूप से अगर आपने सफाई की, चारों तरफ से बाउंड्री लगा ली, एक दरवाज़ा लगा दिया और बोला कि मेरी है, लॉ के हिसाब से वो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी। प्राइवेट प्रॉपर्टी की लिमिटेशंस हैं। व्यक्ति को क्षमता से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, जितना वो हैंडल कर सकता है उतना ही रखना चाहिए। प्राइवेट प्रॉपर्टी का काफ़ी बड़ा हिमायती है ये। तो देखेंगे कि जिस तरीके से लॉक ने ह्यूमन नेचर के बारे में बात की, नेचुरल लॉज के बारे में बात की, नेचुरल राइट्स के बारे में बात की, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की बारे में बात की। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि लॉक जो है अनुभववादी है। अनुभववादी का मतलब क्या होता है? एम्पेरिसिस्ट है। वो कहता है कि कोई भी ज्ञान जो होता है वो हमारा जो माइंड है, मस्तिष्क है, वो पहले से ब्लैंक है, साफ है, क्लीन है। जैसे जैसे हम अनुभव सीखते जाते हैं वैसे वैसे हमें ज्ञान प्राप्त होता जाता है। ज्ञान जो प्राप्त होता है वो अनुभवों के द्वारा होता है, पहले से इनबिल्ट नहीं है हमारे माइंड में, पहले से नहीं कि नहीं साहब हमने एक बार देखा हमें तुरंत पता चल गया ये चीज़ ये है। ये सीखने से पता चलता है। तो ये अनुभववादी है, ये महत्वपूर्ण इनकी बात है। इन्होंने एक स्टेट के बारे में, मैंने जैसे आपको बताया कि इन्होंने स्टेट को मैन मेड इंस्टीट्यूशंस बताया, स्टेट के बारे में जहाँ पे लिखने के लिए आए आप बता सकते हैं। ये यूटिलिटेरियन थियरी के भी कह सकते हैं कि इनका जो यूटिलिटेरियन जो थियरी है, जो कि बाद में बेंथम ने और मिल ने उस पर अपना थियरी दिया, मतलब बेंथम ने बहुत बड़ा सिद्धांत दिया उसके ऊपर, मिल ने उसको बाद में अमेंडमेंट किया, उसमें संशोधन किया। तो इन्होंने हर चीज़ क्या बताई? इन्होंने बताया कि मनुष्य जो भी काम करता है किसके लिए करता है? सुख की प्राप्ति के लिए करता है, प्लेजर के लिए करता है। तो इन्होंने राज्य किसके लिए? राज्य हमें सुख प्रदान करने के लिए। राज्य हमारे लिए किस चीज़ के लिए? राज्य हमें वही प्रदान करेगा जो हम चाहेंगे, हमारी उपयोगिता के लिए। तो उन्होंने लिमिटेड गवर्नमेंट की बात की और उन्होंने बताया कि कोई भी जो पावर होनी चाहिए वो एक व्यक्ति के पास नहीं होनी चाहिए। कोई भी शक्ति अगर एक व्यक्ति के पास होगी तो निश्चित रूप से जो है उसका मिसयूज़ करेगा। ऐसा इनका सोच था, ऐसा उनका विचार था। ये जो कॉन्सेप्ट है मॉन्टेस्क्यू का है, जो थियरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति के विभाजन का सिद्धांत, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, शक्ति एक के पास नहीं होनी चाहिए। उसके बाद इन्होंने कंसेंट थियरी दी कि जब तक जनता की सहमति नहीं है, मतलब कोई भी सरकार जब बनेगी तो उसमें जनता की सहमति बनेगी। एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के सपोर्टर थे ये, प्रतिनिधि सरकार के सपोर्टर थे ये, राइट। इन्होंने क्रांति की बात की, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन्होंने एक सेकुलर स्टेट की बात की। इन्होंने एक पॉलिसी ऑफ टॉलरेशन की बात इन्होंने की कि राज्य जो है सभी धर्मों को एक समान रिस्पेक्ट देना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो है किसी धर्म को मान सकता है, किसी को फॉलो कर सकता है, वो उसका इंटरनल मैटर है। स्टेट उसमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है। तो कहीं ना कहीं उनके जो आइडियाज़ हैं, उनके जो विचार हैं, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं जो है वो राज्य को धर्म से क्या किया, निकाला, और एक सेकुलर स्टेट के रूप में जो है उन्होंने जो बातें की वो आज भी हम देख सकते हैं कि आज भी स्टेट जो है एक सेकुलर स्टेट होता है। आपको आर्टिकल 25 में एक रिलीजियस फ्रीडम मिला हुआ है। जहाँ तक मैं व्यक्तिवाद की बात करता हूँ, इंडिविजुअलिज्म की बात करता हूँ, तो इनकी सारी फिलॉसफी में आप एक चीज़ देखेंगे वो ये है कि प्रत्येक जो उनकी जो भी फिलॉसफी है, उनका जो भी दर्शन है, वो एक व्यक्तिवाद के रूप में सामने देख सकते हैं। आपकी व्यक्ति के लिए ही वो सारी बातें करते हैं। जहाँ तक मैं सॉवरेनिटी की बात करता हूँ, संप्रभुता की बात करता हूँ, तो इन्होंने सॉवरेनिटी के लिए हॉब्स की जैसी बात नहीं की। जैसे हॉब्स राजा को एब्सोल्यूट कह सकते हैं सॉवरेन बना देता है, यहाँ अगर आप लॉक को देखेंगे तो लॉक जो है वो जनता को सॉवरेन बनाता है, वो शक्ति जनता को देता है।
राइट। तो एक लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करता है, तो इनके जो सॉवरेनिटी है आप देखेंगे ये हॉब्स की तरह राजा को सॉवरेन नहीं बनाते हैं, लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करते हैं। इसका मतलब सरकार जो है उसके पास लिमिटेड पावर है। लिमिटेड पावर का मतलब है राज्य के पास पूरी संप्रभुता नहीं है, सॉवरेनिटी कंप्लीट उसके पास नहीं है। तो शायद आप इस सॉवरेनिटी का मीनिंग आप समझ चुके होंगे। वहाँ एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी नहीं है। तो ये कहना ये चाह रहे हैं कि जो हॉब्स है वो एक कह सकते हैं कि मोनार्की को स्टैब्लिश करना चाह रहा है, एक एब्सोल्यूट मोनार्की को स्टैब्लिश करना चाह रहा है। जबकि अगर हम जॉन लॉक की बात करेंगे तो जॉन लॉक जो है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट फॉर्म करना चाह रहा है। ये एक संवैधानिक सरकार स्टैब्लिश करना चाह रहा है, ऐसी सरकार जो नियम कानूनों से संविधानों से बंधी हुई है। लॉक के जो विचार हैं, लॉक के जो आइडियाज़ हैं वो मैंने शॉर्ट में आपके सामने रखे और बहुत शॉर्ट में मैंने सारे कॉन्सेप्ट उनको समझा दिए हैं, चाहे वो लिबर्टी को लेके हो, सॉवरेनिटी को लेके हो, इंडिविजुअल लिबर्टी को लेके हो, या फिर लिमिटेड गवर्नमेंट को लेके हो, या उनके ह्यूमन स्टेट ऑफ नेचर के बारे में हो, ह्यूमन नेचर के बारे में हो। और मुझे ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको निश्चित रूप से जो है लॉक को एक शॉर्ट में आपको पूरा समझ में आया हो।